हेलो गाइस, बोलो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए दोबारा से क्लास 12 का गाइस हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आ चुका हूं। चैप्टर नंबर गाइस आपका ये थर्ड है, ठीक है। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। इस चैप्टर का केवल नाम ही बदला है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं इस पे अपलोड कर चुका हूँ। ये सेकंड पार्ट है। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहले आप फर्स्ट पार्ट को देखिएगा, देन आप इस सेकंड पार्ट को देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इस चैप्टर को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूंगा अभी मुख्य बिंदु दिखाकर। सबसे पहले आप जान लीजिए दोबारा से कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में किस तरीके से समाज चलता था, किस तरीके से सामाजिक व्यवस्था थी। मतलब विवाह संबंधी नियम कैसे थे, वर्ण व्यवस्था क्या होती थी, जाति किस तरीके से अस्तित्व में आई थी, स्त्रियों की समाज में क्या स्थिति थी, पुरुषों की समाज में क्या स्थिति थी। इस टाइम पीरियड में हम क्या है, केवल समाज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और उसको समझने के लिए हम किसको सहारा बना रहे हैं, अपना महाभारत को बना रहे हैं। क्योंकि महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य की गई थी, जिसमें केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि इस टाइम पीरियड में समाज में किस तरीके के नियम प्रचलित थे, किस तरीके से समाज चलता था, और उससे पहले की भी कुछ बातों को जो है महाभारत में जोड़ा गया है। और महाभारत को पढ़ के जो है इस टाइम पीरियड के समाज को अच्छे से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का मूल सार है जो आपको समझ रहे हैं और माइंड के अंदर आपको रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है इस चैप्टर को पढ़ते हुए। अब बात कर लेते हैं हम इस सेकंड पार्ट के अंदर कहाँ से पढ़ने वाले। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मुख्य बिंदु। तो जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलरेडी हमने यहाँ पे महाभारत का हम डिस्कशन कर चुके हैं। महाभारत क्या है और इसकी रचना किसने तथा कब की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और इस टाइम पीरियड में गाइस पितृवंशीय व्यवस्था क्या होती थी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, जो धार्मिक ग्रंथ है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। विवाह संबंधी कौन कौन से नियम थे, 8 प्रकार के विवाह मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 4 को उत्तम माना जाता था। गोत्र हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारे टॉपिक हम फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम अन्य टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे बचे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट है इस सेकंड पार्ट के अंदर। और यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ी सी जाति के बारे में, किस तरीके से जाति अस्तित्व में आई थी, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बाद। और चंडाल के बारे में बात करेंगे। चंडाल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था और चंडाल वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चैप्टर से। और चंडालों के मुख्य कार्य क्या थे ये हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ साथ गाइस हम देखेंगे समाज में संपत्ति अर्जित करने संबंधी कौन कौन से नियम थे। मतलब पुरुष किस तरीके से संपत्ति रख सकते थे, महिला किस तरीके से संपत्ति रख सकती थी या नहीं भी रख सकती थी, ये हम जानने का यहाँ पे प्रयत्न करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। और इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा, जो इस चैप्टर से बहुत बार आता है 4 मार्क्स के अंदर। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से सीख पाएं और समझ पाएं। तो चलो हम अपना चैप्टर शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ऑलरेडी हम विवाह संबंधी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो अब बात करेंगे वर्ण व्यवस्था क्या होती है। तो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक सामाजिक व्यवस्था है पितृवंशीय व्यवस्था की तरह, जो समाज के लोगों के लिए बनाई गई थी। और किनके द्वारा बनाई गई थी, ब्राह्मणों के द्वारा। क्या है इसके अंदर, जिसके अंतर्गत समाज के सभी लोगों को, समाज के सभी लोग, मान के चले एक समाज के अंदर 10,000 लोग हैं, तो समाज के 10,000 लोगों को अलग अलग 4 पार्ट्स के अंदर, वर्ण को मान लीजिए, पार्ट मान लीजिए, कैटेगरी मान लीजिए, ठीक है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, वर्ण आपको याद रखना है। तो समाज के सभी लोगों को क्या था, 4 वर्णों के अंदर बांट दिया गया था। ऐसी जो व्यवस्था थी उसे हम क्या बोलते थे गाइस, वर्ण व्यवस्था बोलते थे। अब 4 वर्ण कौन कौन से थे, वो ये थे, जैसे ब्राह्मण पहला वर्ण था, ठीक है, क्षत्रिय दूसरा वर्ण था, वैश्य तीसरा वर्ण था, और शूद्र जो था चौथा वर्ण था। तो ये 4 वर्ण किसके द्वारा बनाए गए थे गाइस, ये तो बनाए गए थे हमारे ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। और ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार इन 4 वर्णों की उत्पत्ति जो थी गाइस कहाँ से हुई थी, ब्रह्मा जी के शरीर से हुई थी। ये चीज आपको 1 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है कि 4 वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो ब्रह्मा जी के शरीर से हुई थी। अब कौन से वर्ण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कौन से शरीर से हुई थी, ये आपके बॉक्स में भी दे रखा है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में लिख दिया, तो आप देख सकते हो। ये जो ब्राह्मण वर्ण है, इसकी उत्पत्ति हुई थी गाइस, वो ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी, माना जाता है माउस से इनकी उत्पत्ति हुई थी। जो क्षत्रिय वर्ण था उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कंधों एवं बाजू से हुई थी, शोल्डर से हुई थी। और वैश्य जो थे गाइस, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जांघों यानी कि थाई से हुई थी, ठीक है, जांघ को थाई बोलते हैं। और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पैरों से हुई थी। तो यहाँ पे चारों की आपको याद रखना है कि ब्रह्मा जी के कौन से शरीर से कौन से वर्ण की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो ये वर्ण व्यवस्था क्या है, ब्राह्मण द्वारा बनाई गई एक सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें समाज के सभी लोगों को 4 वर्गों में बांट रहे हैं। एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र है, ठीक है। और चारों की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्रह्मा जी के अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों से हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इनमें क्या बताया गया। और तो धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र के अनुसार प्रत्येक वर्ण की अलग अलग कार्य हुआ करते थे। जैसे हमने 4 वर्ण देखे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र, ये आपको मुंह पे याद हो जाना चाहिए चारों वर्ण, ठीक है। तो इनके क्या थे गाइस, अलग अलग कार्य थे। जैसे ब्राह्मण जो लोग थे, जो भी ब्राह्मण वर्ण के अंदर लोग आते थे उनको इस तरह के कार्य करने पड़ते। जैसे ब्राह्मण जो लोग होते थे वो यज्ञ करवाते थे, वेदों की शिक्षा देते थे, ठीक है, दान देना और दान लेना, ये क्या होता था गाइस, ब्राह्मणीय जो वर्ण था उनके कार्य हुआ करते थे। यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि ब्राह्मणीय धर्मशास्त्र एवं धर्म के अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कौन कौन से कार्य थे, ठीक है। तो ब्राह्मणों के क्या थे, यज्ञ करवाना, वेदों की शिक्षा देना, दान देना व दान लेना। और क्षत्रिय वर्ण के कार्य क्या थे, तो क्षत्रिय वर्ण के कार्य थे गाइस आपका युद्ध लड़ना, शासन करना, लोगों को सुरक्षा देना तथा न्याय करना, ठीक है। और जो क्षत्रिय वर्ण था गाइस, ऐसा माना जाता था कि जो भी व्यक्ति राजा महाराजा बनेगा वो क्षत्रिय वर्ण का ही व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण के कार्य क्या थे, युद्ध लड़ना, शासन करना, लोगों को सुरक्षा देना और न्याय करना। तो ये सारे काम कौन करता है, राजा करता है। तो इस वजह से ये माना गया था कि जब भी जो राजा बनेगा वो क्षत्रिय वर्ण से ही होना चाहिए, लेकिन इसका जो था हर जगह पालन नहीं हुआ था, ठीक है। वैश्य कौन होते हैं गाइस, तो वैश्य का काम था गाइस कृषि करना, व्यापार करना, गोपालन करना व पशुपालन करना। जो भी व्यक्ति ऐसे बच गए जो भी इन कार्यों के अलावा, जो भी मैंने आपको ब्राह्मण और क्षत्रियों के बताए, जो भी इन कार्यों के अलावा जो भी काम बच गए उन कामों को करेंगे वो कौन कहलाएंगे गाइस, आपके वैश्य कहलाएंगे, ठीक है। अब चौथे वर्ण के क्या कार्य थे गाइस, तो ये जो था गाइस ऐसा वर्ण था जिसकी समाज में काफी ज्यादा बुरी स्थिति थी, क्योंकि इसको जो था गाइस इन तीनों वर्णों की केवल सेवा करने के अलावा और कोई भी कार्य नहीं मिला था। तो ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत गलत किया हुआ था गाइस, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो था कोई भी ऑप्शन नहीं था कि अपनी मर्जी से कुछ कर पाए। तो इनको क्या करना पड़ता था, बेचारों को तीनों की सेवा ही करनी पड़ती थी। जैसे उनके घर की सफाई करना, उनके और सारे गंदे गंदे काम करना। तो ये जो सारे कार्य होते थे गाइस, ये ब्राह्मण शूद्रों के द्वारा ही किए जाते थे। उनको समाज में काफी ज्यादा हीन दृष्टि से, गंदी दृष्टि से देखा जाता था। उनके साथ जो था लोग खाना पीना, उठना बैठना भी पसंद नहीं करते थे। अगर इनको देख लेते थे ना तो कहीं ना कहीं इनको लगता था कि हम अपवित्र हो गए। इसके लिए भी गाइस टाइम पीरियड में लोग हवन पूजा पाठ करवाते थे शुद्धि के लिए अपनी। तो इतनी बुरी इनकी समाज में स्थिति थी लोगों की, शूद्र वर्ण की, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आपको बताया कि वर्ण व्यवस्था क्या होती है। ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई क्या थी, व्यवस्था थी जिसके अनुसार समाज के सभी लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था। और चारों वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, ब्रह्मा जी के शरीर से हुई थी। और चारों वर्णों के अलग अलग कार्य थे, ठीक है। अब आगे क्या दे रखा है तो ये आप जान लीजिए यहाँ पे। तो यह वर्ण व्यवस्था जन्म पे आधारित हुआ करती थी, यानी कि ऐसा माना जाता था कि जो भी व्यक्ति, मान के चलो मैं शूद्र से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, मान के चलो मेरी उत्पत्ति क्या होगी, शुद्ध वर्ण में हो गई। चाहे मैं कितना टैलेंटेड हूँ, मेरे पास चाहे कितना भी ज्ञान है, लेकिन मैं क्या कहते अपने ज्ञान को दिखा नहीं सकता, मैं किसी को पढ़ा नहीं सकता, बल्कि मैं क्या करूंगा, तीनों जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उनको क्या करूंगा गाइस, मैं सेवा ही करूंगा। तो कहीं ना कहीं मेरी जो नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान है, आज के टाइम पे आपको पता है इंडिया के अंदर नॉलेज खोजी जाती है, ज्ञान खोजा जाता है, उसकी शकल सूरत नहीं देखते। जिसके पास टैलेंट है उसको क्या करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पीरियड में गाइस क्या था, प्राचीन काल में ये स्थितियां जो थी बिल्कुल ही उल्टी थी। वहां पे क्या था, चाहे कितना भी व्यक्ति ज्ञानी क्यों ना, अगर वो चौथे वर्ण के अंदर पैदा हो गया तो भाई उसको तीनों वर्ण की सेवा ही करनी पड़ेगी। चाहे कोई भी बच्चा ज्ञानी हो, ठीक है, ज्ञानी और गुणी हो, अगर वह शूद्र में जन्म लेता है तो वह तीनों वर्णों की सेवा करने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकता था। तो भाई बहुत गलत था। आज के टाइम पे हम टैलेंट की खोज करते हैं, लेकिन प्राचीन टाइम में क्या होता था, टैलेंट को भी मार दिया जाता था। किसकी वजह से, इस वर्ण व्यवस्था की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ब्राह्मणों द्वारा इन नियमों का पालन करने के लिए अक्सर समाज में यह दलील दी गई थी कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति देवी देवताओं से हुई थी, अर्थात ये देव्य व्यवस्था थी। ब्राह्मण क्या करते थे, कितने चालाक थे, वो बोलते थे समाज के लोगों को कि भाई ये जो है ना देवी देवताओं ने बनाया आपके लिए रूल एंड रेगुलेशन, ताकि लोग जो है इसको फॉलो कर ले। क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपको पता, लोग बहुत ज्यादा धार्मिक हुआ करते थे, इतने शिक्षित तो थे ही नहीं। तो वो ऐसे बोलते थे कि इनकी उत्पत्ति जो थी किससे हुई थी, देवी देवताओं से हुई है, ताकि आप इसको फटाफट फॉलो कर ले। क्योंकि इसको जितने ज्यादा लोग फॉलो करेंगे उस वजह से क्या होगा कि ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊपर है, उनको क्या होगा, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी और समाज में उनका महत्व बढ़ जाएगा। तो काफी ज्यादा वो चालाक थे भाई, ठीक है। शासकों को यह भी उपदेश दिए जाते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में अनुपालन करवाएं। और वो बोलते थे राजा महाराजाओं को कि इस जो भी हमने नियम बनाए इसको क्या करो, आप अपने समाज में लागू करवा दो, ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था क्या थी, जन्म पे आधारित थी, आप समझ गए। जिसमें क्या होता था, चाहे जो भी व्यक्ति कितना भी टैलेंटेड, उसके टैलेंट को सबको दबा देते थे ये लोग। और क्या करते थे कि जो भी उसके काम निर्धारित किए जाते थे वर्ण व्यवस्था के अनुसार, वो उसको करने पड़ते थे। जो कि भाई मेरे अनुसार तो सरासर गलत है। अगर आपको क्या लगता है कि ऐसी व्यवस्था आज के टाइम पे होनी चाहिए तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हो भाई, इसको संविधान मान्यता नहीं देता, ठीक है। ये धार्मिक बातें हैं, क्योंकि संविधान के अनुसार आपको पता होगा कि सभी व्यक्ति समान है, सभी के पास अपनी स्वतंत्रता है, सभी के पास अपने मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये जो था संविधान में ऐसी चीजें वर्णित है, ये सब कुछ भी संविधान में कुछ भी वर्णित नहीं है। संविधान इन सारी चीजों को मान्यता ही नहीं देता, ठीक है।
ठीक है, ये केवल धार्मिक बातें हैं। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि ये सारी चीजें आज के टाइम पे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। भाई मेरे अनुसार तो कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम किसी के जीवन को निर्धारित नहीं कर सकते कि तुम क्या करोगे भाई, क्योंकि सबको समान समझा गया, ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्या जो आरंभिक राज्यों में जो था शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही थे। यहाँ पे कहने का मतलब है क्वेश्चन कि यहाँ पे आपको ये सिद्ध करना है कि जो क्षत्रिय वर्ण था, मैंने आपको बताया जो भी राजा महाराजा जो भी व्यक्ति बनेगा वो किस वर्ण से होना चाहिए, क्षत्रिय वर्ण से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति जो भी राजा बनता था क्या केवल वो क्षत्रिय वर्ण से ही होता था, या ऐसा भी था कि कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण है शूद्र है तो वो भी राजा बन जाते थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हमेशा जो था क्षत्रिय वर्ण से ही कोई व्यक्ति राजा बनेगा, बल्कि समाज के लोगों ने क्या करा था, इस चीज का व्यवस्था का बहिष्कार किया था, क्योंकि भाई सरासर गलत है ये, ठीक है। तो ये बात आप कैसे सिद्ध करोगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नहीं, इस काल में महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी और इस बात की पुष्टि कई उदाहरणों से की जा सकती है। जैसे मौर्य साम्राज्य, मौर्य शासकों का हम उदाहरण देकर ये बात सिद्ध कर सकते हैं, शक शासकों का उदाहरण देकर सिद्ध कर सकते हैं, सातवाहन शासकों का उदाहरण देकर हम सिद्ध कर सकते हैं कि ये क्षत्रिय वर्ण से संबंधित नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या था, इन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा करा था, इन्होंने क्या था, राजपाट चलाया था। तो मौर्य साम्राज्य जो थे, मौर्य शासक कहने को तो क्षत्रिय थे, क्योंकि क्या था इस टाइम पीरियड में जो भी व्यक्ति राजा बनेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, लेकिन ब्राह्मण क्या थे, जिन्हें निम्न कुल का मानते थे। तो इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमेशा हर व्यक्ति जो होगा जो भी राजा बनेगा वो क्षत्रिय वर्ण से होगा। आई बिलीव यहाँ से समझ रहे होंगे। शक शासक, इसके माध्यम से भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि क्षत्रिय वर्ग का ही व्यक्ति शासक होता था, यह मध्य एशिया से आए जो थे आए हुए थे, ठीक है, मध्य एशिया से आए थे भारत, और इन्हें ब्राह्मण, मलेच्छ या बर्बर कहते थे, नीची जाति के लोग मानते थे इन्हें। और आरंभिक अभिलेखों के अनुसार रुद्र नामक शक शासक द्वारा सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया गया था। सुदर्शन झील का आपके पैसेज दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ, सुदर्शन झील वाला आप याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार आया हुआ है सुदर्शन झील के ऊपर, ठीक है। यद्यपि न्याय करना, ठीक है, सारे कार्य करवाना किसका काम होता था, अपने साम्राज्य की देखभाल करना वो किसका होता था, शासक का होता था। लेकिन जो ये मलेच्छ राजा थे, शक शासक, इनने क्या करा था, सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। तो इन बातों से सिद्ध हो जाता है कि जो भी राजा थे वो क्षत्रिय वर्ण से नहीं थे हमेशा, ठीक है। सातवाहन शासक, इन्होंने भी ऐसा किया। ये शासक वैसे तो क्षत्रिय थे परंतु स्वयं को ब्राह्मण मानते थे। ये क्या था गैस, स्वयं को ब्राह्मण मानते थे, लेकिन गैस क्या था, वैसे कहने को जो था ये क्षत्रिय थे। तो इन तीन शासकों की सहायता से क्या कर सकते हैं हम, राजा महाराजा की सहायता से ये बात सिद्ध कर सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमेशा जो राजा वो क्षत्रिय वर्ण से ही होगा, ठीक है। तो हमेशा जो था कहीं ना कहीं समाज में ब्राह्मणीय नियमों की हमेशा अवहेलना कहीं ना कहीं की जाती थी, ठीक है। तो आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं जाति व्यवस्था किस तरीके से अस्तित्व में है। जैसे आप अपने नाम के आगे आप बताते हो कि हम कुमार हैं, हम गुप्ता है, या हम इस जाति के हैं, तो ये व्यवस्था कब से आई, तो ये जानो अब यहाँ पे। अब क्या हुआ, हम वर्ण व्यवस्था पढ़ चुके हैं कि समाज के सभी लोगों को किसमें बांट रहे हैं, हम चार वर्ण में बांट रहे हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। अब जितने भी लोग ऐसे थे गाइस जो बच गए, जो भी इन ब्राह्मणीय वर्ण की जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें समाहित नहीं हो पाए, मतलब ब्राह्मण वर्ण में नहीं जा पाए, क्षत्रिय में नहीं जा पाए, वैश्य में नहीं जा पाए, शूद्र में नहीं जा पाए, तो जो भी लोग ऐसे बच गए गाइस, ठीक है, जो इस वर्ण व्यवस्था में समा नहीं पाए, अर्थात जिन्हें शामिल करना असंभव था, इस स्थिति को देखते हुए समाज में ब्राह्मणों द्वारा जाति व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो भाई 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य ही जो था हमारी जाति प्रणाली भी अस्तित्व में आई थी। तो कितना मजा आ रहा है ना पढ़ के, यहाँ से आप सारी चीजों को आप समझ रहे हो। अगर कोई आपसे पूछ ले भाई जातिवादी कब से अस्तित्व में आए, सिक्के कब से प्रचलन में, फट से बता देना भाई कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य जो था हमारे सिक्के अस्तित्व में आने लगे थे, व्यापार होने लगा था, पहले वर्ण व्यवस्था होती थी, और हमारी जो जाति है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के मध्य हुई। तो यहाँ से पढ़ के अच्छा लग रहा है ना आपको, समाज को किस तरीके से हमारे समाज के नियम आ रहे हैं, जो भी चीजें आप सुनते हो आज आप उन सारी चीजों को जान रहे हो, ठीक है, कब इन चीजों का प्रचलन शुरू हुआ, कैसे कैसे हुआ, ठीक है। तो जो भी लोग गए वर्ण व्यवस्था में समा नहीं पाए थे वो क्या था, जाति व्यवस्था में शामिल कर लिए गए थे। इस प्रकार ऐसे लोग जो भी वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे उन्हें जाति में शामिल कर लिया गया था। जैसे स्वर्णकार, कुम्हार, शिकारी, निषाद, ये थी गाइस कुछ जातियां, ये वो लोग थे जो वर्ण व्यवस्था में शामिल नहीं हो पाए थे। यहाँ से समझ गए कि 600 ईसा पूर्व से ही हम 600 ईस्वी के मध्य बात कर रहे हैं समाज के नियमों की, कि किस तरीके से जो है वर्ण व्यवस्था के बाद समाज में जातियां आती है, जिसको आप अपने नाम के साथ लगाते हो, सॉरी, जिसका आप अपने साथ जोड़ के देखते हो कि हम इस जाति के सदस्य हैं, ठीक है। और जहां वर्णों की संख्या 4 थी वहां जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं थी, जाति की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। जाति 50 भी हो सकती थी, 70 भी हो सकती थी, 10 भी हो सकती थी, ठीक है। और जाति व्यवस्था भी वर्ण व्यवस्था की तरह जन्म पर आधारित होती थी, कि मतलब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेगा उसको उससे संबंधित ही कार्य करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता होगा गाइस
कि आपको पता होगा, जैसे कि मान के चलो कोई एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो स्वर्णकार है, स्वर्णकार एक जाति है, तो आपको पता है कि जाति के लोग क्या करते हैं, सोने से संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, तो भाई इसी टाइम पीरियड में क्या था, सेम व्यवस्था थी जो आज में लोग फॉलो करते हैं कि जो जिस जाति का सदस्य होगा वो क्या करेगा, उसी जाति के जो भी कार्य बताए गए हैं, जैसे स्वर्णकार जाति का कौन से कार्य है, सोने का काम करना। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है जो भी जिस जाति में जन्म लेगा वो क्या करेगा, उस जाति के जो भी कार्य है उसको क्या करेगा, वो फॉलो करेगा। लेकिन आज के टाइम पे आपको पता होगा कि भाई इन सारी चीजों को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। आपको लगता है कि आप अगर स्वर्णकार से बिलोंग करते तो आप सुनार का ही काम करोगे? भाई हमारी आर्थिक कंडीशन इतनी नहीं है, जरूरी नहीं है आज के टाइम पे समाज के अंदर कि जो भी व्यक्ति स्वर्ण जाति के अंदर पैदा हुआ है, स्वर्णकार जाति के अंदर, तो सोने का काम ही करेगा। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल जॉब करते हैं, कुछ अलग कार्य करते हैं। तो आज के टाइम पे भाई हमारे पास जो है पेशा चुनने का अधिकार है। लोग आज जो है अपने अधिकारों से परिचित हो चुके हैं। ठीक है, तो वो इन चीजों को नहीं मानते। ये भाई धार्मिक बातें, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, धार्मिक बातें हैं। इन चीजों को आज के टाइम पे पढ़े लिखे लोग बहुत सारे फॉलो नहीं करते। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों से मिलोगे ना, सोसाइटी वालों से, तो भाई वो इन चीजों को फॉलो नहीं करते काफी हद तक। और ये सारी चीजें हमारे समाज में खत्म भी होती जा रही है। अब ये कोई पक्का नहीं है कि हर व्यक्ति जो है जिस जाति से बिलोंग करता है उसके जो कार्य है वो वही करेगा, ऐसा नहीं है भाई। इसके पीछे कई कारण है, वो नहीं करता। किसी की आर्थिक कंडीशन ऐसी नहीं होती, कोई इतना टैलेंटेड होता है कि वो उस कार्य को करने के योग्य नहीं समझता अपने आप को, बल्कि उससे भी अच्छा कार्य कर सकता है। तो बहुत सारे रीजन है कि जिस वजह से हमारी जाति में जो कार्य सुझाए गए हैं हम उसको नहीं करते। ठीक है, तो आज क्या है, ये समाज में कहीं ना कहीं चीजें मिटती जा रही है। तो समाज से भी अपडेट रहा करो, इस तरीके से समाज को थोड़ा भाई खुल के देखा करो। बुक रटने से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एग्जैक्ट नॉलेज ले लो भाई। नॉलेज लोगे तो आप समाज में चीजों को रिलेट कर पाओगे और एक अच्छी नॉलेज ले पाओगे। नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट होता है भाई। आप चाहे 80 मार्क्स भी ले आओ ना, आपको आता 0 है तो आपके 80 मार्क्स भी बकवास है। ठीक है, अगर आप 70 मार्क्स भी ला रहे हो ना भाई, अगर मैं आपको बोलूं कि ये टॉपिक समझा रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है वो। तो प्लीज यार चीजों को समझा करो जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मैं भी आप ही की तरह हूँ गाइस, जो आप जिस तरीके से सोचते हो उस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4 वर्णों के परे। तो कुछ समाज के कुछ हिस्सों में ऐसे भी लोग थे जिन पर ब्राह्मणों के नियमों का कोई भी प्रभाव नहीं होता था। मतलब वो क्या करते थे, ब्राह्मणों के नियमों को फॉलो ही नहीं करते थे, क्योंकि वहां तक वो समाज में नियम प्रचलित नहीं थे। ठीक है, संस्कृत साहित्य में ऐसे लोगों को विचित्र या असभ्य कहा जाता था। असभ्य कौन होते हैं? अनएजुकेटेड लोग, आपको पता होगा, वल्गर जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, जो शिकार करके वहां कंदमूल इकट्ठा करके अपना निर्वाह करते थे। कंदमूल का मतलब पेड़ पौधे से क्या करते थे, चीजों को प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इन्हें ही हीन दृष्टि से, हीन दृष्टि का मतलब है गंदी नजरों से देखा जाता था, अपवित्र माना जाता था, बुरे लोग माना जाता था। ठीक है, और यह बाघ सादृश्य का उदाहरण भी दिया गया है। ठीक है, बाघ सादृश्य का आपका एक पैसेज है ना, ये भाई पढ़ लेना, जहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसके अंदर आपको हिडिंबा के बारे में और पांडव नरेश के बारे में दे रखा है। ठीक है, हिडिंबा कौन थी, उसका पुत्र घटोत्कच हुआ था। ये पैसेज आपको बता रहा हूँ, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, तो यहाँ पैसेज यहाँ पे याद रख लेना। मैंने आप सोचोगे इस बार चित्र क्यों नहीं लगाया, तो भाई नहीं लगा पाया, मैं भूल गया थोड़ा सा यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया कि आपका बाघ सादृश्य जो अलग पैसेज है इसको आप याद रख लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या बताया गया, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। कैसे इसमें ये बताया गया कैसे जो एक हिडिंबा नामक एक राक्षसनी थी, सुंदर स्त्री का रूप बदल के पांडव नरेश भीम से विवाह कर लेती है। ठीक है, जैसे वन में जाते हैं क्या करते हैं, वो राक्षसनी होती है जो आती है, सुंदर स्त्री का रूप बदल के भीम से विवाह कर लेती है जब पांडव गहन वन में चले जाते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस समय में राक्षस ऐसे लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार ब्राह्मणी नियमों से बिल्कुल भी अलग थे। अब ये मत समझ लेना भाई कि राक्षस हमने तो भाई फिल्मों में देखा है, टीवी में दिखा रहे वैसे राक्षस थे, बड़े बड़े बाल थे, बड़े बड़े नखं थे। भाई ऐसे उसे कोई राक्षस नहीं थे। ठीक है, जिनके जो आचार व्यवहार क्या था, इस ब्राह्मणी नियमों के साथ मैच नहीं करते थे। मतलब जो ब्राह्मणी नियमों को कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते थे, ब्राह्मण के नियम जो थे उनके ऊपर नहीं चल पाते थे, ऐसे लोगों को हम विचित्र या असभ्य बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कर रहे हैं इतिहासकार इस टाइम पीरियड में राक्षस जैसा मान रहे हैं। इतिहासकारों के मत हैं। ठीक है, चीजों को समझने का प्रयास करो। तो बाघ सादृश्य वाला पैसेज पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चांडाल। तो यहाँ से हमने देखा अभी कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन पर क्या होता था, ब्राह्मणों के नियमों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, उन्हें असभ्य माना जाता था और हीन दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो चंडाल कौन थे, तो चंडाल भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे जिन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता था। तो चंडाल देख लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार कर्म 2 प्रकार के होते थे। सबसे पहले कर्म समझो, तब यहाँ पे आप चंडाल को समझ पाओगे। लेकिन यहाँ से आप इतना समझ गए ना, कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनपे क्या होता था, ब्राह्मणों के नियमों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था, उन्हें असभ्य समझते थे, हीन दृष्टि से देखा जाता था और उन्हीं से रिलेटेड होते थे आपके चंडाल। तो कर्म क्या थे,
कर्म दो प्रकार के होते थे, एक पवित्र कर्म होते थे, एक अपवित्र कर्म होते थे। मतलब कार्य जो होते थे दो तरीके के माने जाते थे, एक ऐसे कार्य जिन्हें हम अच्छा मान रहे हैं, एक ऐसे कार्य जिन्हें हम बुरा मान रहे हैं। तो कौन से हैं वो कार्य? ऐसे कार्य जो भी 4 वर्णों के लोगों द्वारा किए जाते थे उन्हें पवित्र कार्य माना जाता है। मतलब जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र काम करेगा उन्हें हम अच्छा कार्य मानेंगे। और ऐसे कार्य जो भी 4 वर्ण के अतिरिक्त अन्य लोगों द्वारा किए जाते थे, जैसे शवों को दफनाना व गंदगी की सफाई करना, इन्हें क्या माना जाता था? गंदा कार्य माना जाता था। और आज भी कहीं ना कहीं भाई छोटी सोच वाले जो लोग हैं, जो भी व्यक्ति इस तरीके का गंदा काम करता है, सफाई का काम करता है, उनको क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको अच्छी शिक्षा नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, फिर को गंदी नजरों से देखते हैं, लेकिन उनको गंदा मानते हैं। लेकिन क्या है भाई, वो आपके समाज के लिए काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो प्लीज आप उनको रिस्पेक्ट दिया करो। ठीक है, ऐसे लोग जो यह दूषित कार्य करते थे उन्हें अस्पृश्य या अछूत घोषित किया गया था। ठीक है, जो ऐसे लोग थे जो भी ऐसा कार्य करते थे, जैसे गंदगी की सफाई करना, शवों को दफनाना, उन्हें क्या माना जाता था? अछूत माना जाता था या अस्पृश्य माना जाता था। अस्पृश्य का मतलब है जिन्हें कोई भी स्पर्श ना करे। ठीक है, इन अछूत लोगों को ही चंडाल कहा जाता था। इन लोगों को कहा जाता था जो भी शवों को दफनाते थे, गंदगी की सफाई करते थे और जो 4 वर्णों से बिलोंग नहीं करते थे, ऐसे लोगों को गाइस हम क्या बोल रहे हैं? चंडाल बोल रहे हैं। चंडालों का स्पर्श, उन्हें देखना भी समाज में अन्य लोगों द्वारा अपवित्रकारी कार्य माना जाता था। अगर कोई चंडाल को देख भी लेता था समाज के अंदर, चंडाल मतलब एक ऐसे लोग जो 4 वर्णों के अलावा अलग व्यक्ति हैं, जो उसमें समा नहीं पाए और जो अलग कार्य करते हैं, जैसे शवों को दफनाना, गंदगी की सफाई करना, इन्हें चंडाल बोला जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इन लोगों को देख लेता था तो उसे क्या माना जाता था? अपवित्र माना जाता था कि अरे बहुत बड़ा हमसे पाप हो गया। इसके लिए क्या करते थे लोग? शुद्धि करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे। कितनी बेकार चीजें थी भाई उस टाइम पीरियड में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चंडालों के कार्य क्या थे। तो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, चंडाल किन्हें कहा जाता था, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चंडाल किन्हें कहा जाता है बता दिया, अब चंडाल के कार्य देख लीजिए। तो मनुस्मृति के अनुसार चंडाल के विभिन्न तरीके के कार्य होते थे, जिनका वर्णन निम्नलिखित है। चंडाल लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। आज भी अगर आप विलेजेस के अंदर जाओगे ना, बहुत सारे गाइस ऐसे विलेज आज के टाइम पे जहाँ पे लोगों को ना इस तरीके से हीन दृष्टि से देखा जाता है। आज भी है हमारे भारत के अंदर ऐसी प्रथा। बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा जो अपने गाँव से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में देखा होगा। ठीक है, तो चंडाल लोगों को गांव से बाहर रहना पड़ता था और इन्हें फेंके हुए बर्तन व मृतकों के वस्त्रों को ही अपना गुजारा करना पड़ता था। ठीक है, तो मृतकों के जो मर जाते थे जो भी व्यक्ति, जो भी इनके बर्तन होते थे, जो भी इनके कपड़े होते थे, वो इनको पहनते थे। ठीक है, ये बेचारे अपने नए कपड़े भी नहीं दे सकते थे। कितनी बेकार स्थिति है इनकी। रात्रि में यह लोग गांवों और नगरों में भी चल फिर नहीं सकते थे, मतलब इन्हें नगर में आने की भी अनुमति नहीं दी जाती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अगर कोई इन्हें देख लेगा तो क्या होगा, वो अपवित्र हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। ठीक है, और इन्हें मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ता था, क्योंकि ये कार्य जो है क्या माना जा रहा है? गंदा माना जा रहा है। और ये गंदा काम करने वाले लोगों को क्या बोल रहे हैं? चंडाल बोल रहे हैं। ठीक है, और जब भी ये सड़क पर चलते थे तो इन्हें थाली या करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी। जब भी ये सड़क पर आते थे तो इन्हें क्या होता था? लोगों को ये पहले परिचित कराना होता था इस बात से कि हम आने वाले हैं, आप अपने अपने घरों में चले जाओ, क्योंकि अगर आप हमें देख लोगे तो क्या हो जाएगा? आप पवित्र हो जाओगे। ठीक है, तो ये थे गाइस आपके चंडाल के कार्य। ठीक है, अब यहाँ पे जो है गाइस 2 चीनी यात्री थे जिन्होंने इनके बारे में लिखा हुआ है। एक फाशियन है, एक श्वेतशांग है। ठीक है, फाशियन जो थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चीन से आया गया एक बौद्ध भिक्षु था। इसने गाइस लिखा था किस तरीके से चंडालों को नगरों से बाहर रहना पड़ता था। ठीक है, और श्वेतशांग जो था गाइस 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, चीन से आया एक तीर्थ यात्री था। तो ये गाइस यहाँ पे ना क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि चंडाल किन्हें कहा जाता था, उनके कार्य क्या थे, तथा श्वेतशांग दोनों चीनी यात्रियों के वृत्तांतों के अनुसार उनके बारे में क्या बताया गया। ठीक है, तो फाशियन ने बताया था कि वो जो था नगरों से बाहर रहा करते थे, और ये जो था गाइस एक बौद्ध भिक्षु था। दूसरा था गाइस आपका श्वेतशांग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना है, और चंडाल के कार्य वारे पूछ ले जाते हैं तो ये आपको थोड़े से यहाँ पे याद रखने हैं। अब बात कर लेते हैं जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, मतलब किस टाइम पीरियड में समाज में संपत्ति कौन रख सकता है, ये कैसे निर्धारित होगा कि कौन संपत्ति रख पाएगा, ठीक है, और कौन नहीं रख पाएगा। तो समाज में ये कैसे सुनिश्चित किया जाता था कि किसके पास कितने संसाधन होंगे और किसके पास नहीं होंगे। तो मुख्यतः संपत्ति का निर्धारण 2 आधार पे किया जाता था, एक लैंगिक आधार पे, एक जेंडर के आधार पर संपत्ति रख सकते थे व्यक्ति। अब कौन व्यक्ति किस जेंडर का होगा जो संपत्ति रख पाएगा, ये पढ़ेंगे हम। और वर्ण व्यवस्था के आधार पर, वर्ण व्यवस्था हम पढ़ चुके हैं, 4 वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक है, तो जेंडर के आधार पर यानी कि कौन से जेंडर का व्यक्ति भूमि रख सकता था या संपत्ति रख सकता था, वो जान लीजिए। तो पिता की जायदाद पर सभी पुत्रों का बराबर अधिकार होता था, यानी कि जो मेल होगा वो संपत्ति रख पाएगा, फीमेल जो होगी वो संपत्ति नहीं रख पाएगी। क्लियर कट हमें यहाँ पे जेंडर के आधार पर जो संपत्ति रखने का एक प्रावधान है पता चल गया। सबसे बड़ा पुत्र संपत्ति के विशेष भाग का
उत्तराधिकारी माना जाता था। मान के चलो एक पिता, उसके 3 पुत्र हैं, तीनों में से सबसे बड़ा जो पुत्र होगा उसके पास सबसे ज्यादा भूमि जाएगी, बाकी के पास, दोनों के पास कम जाएगी, ठीक है। और स्त्री का जायदाद पर कोई भी अधिकार नहीं होता था, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि जेंडर के आधार पर भूमि का या संसाधनों का बंटवारा हो रहा है, ठीक है। तो स्त्री नहीं रखेगी, फीमेल नहीं रखेगी, बल्कि मेल रखेंगे, ठीक है। और जब स्त्री को विवाह के दौरान मिले उपहारों और धन को क्या होता था गाइस, स्त्री धन कहा जाता था। यानी कि जब लड़की की शादी हो जाती थी तो उसको गाइस उसकी मैरिज के दौरान आपको पता है ना, बहुत सारे गिफ्ट देते हैं लोग, उपहार देते हैं, तो वो वाले जो उपहार होते थे वो रख सकती थी, उसे गाइस हम क्या बोलते थे, स्त्री धन बोलते थे। अब यहाँ से पूछे जा सकते हैं 1 नंबर में कि स्त्री धन किसे कहा जाता था। तो स्त्री के विवाह के दौरान जो उसे मिले उपहार होते थे, धन होता था, उसे स्त्री धन कहा जाता था। इस पर केवल उसी का अधिकार होता था। अपने माता पिता की संपत्ति को नहीं रख सकती थी, बल्कि अपनी शादी के दौरान जो उसको चीजें मिलती थी वो रख सकती थी, ठीक है। और इस धन पर उसके पति का कोई भी अधिकार नहीं होता था। भाई क्यों होगा, सारी चीजें तुम ही थोड़ी ना रखोगे, स्त्री भी तो कुछ रखेगी, ठीक है। तो उसका अधिकार नहीं होता था, किसका, उसके पति का। तो ये था गाइस आपके जेंडर के आधार पर। बात कर लेंगे वर्ण व्यवस्था के आधार पर। तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर संपत्ति के अधिकार में काफी भिन्नता थी, क्योंकि आपको पता है जो चौथा वर्ण था शूद्र, उनके पास केवल एक ही काम था, तीनों वर्णों की सेवा करना। तो सिंपल सी बात है भाई, वो संपत्ति तो अधिक नहीं रख पाए होंगे, उनकी स्थिति समाज में खराब ही रही होगी। तो देख लेते हैं, क्योंकि शूद्रों के पास तो केवल इस व्यवस्था के अनुसार तीनों वर्णों की सेवा के अतिरिक्त और कोई काम का विकल्प नहीं था, इसलिए वे काफी निर्धन हुआ करते थे। भाई जब तुमने इतनी बेकारी व्यवस्था बना रखी है, उनको तुम और कोई काम करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, चाहे कोई टैलेंटेड व्यक्ति भी है उसको टैलेंट दिखाने का मौका नहीं दे रहे हो, तो वो कहाँ से काम करेगा भाई, नहीं कर पाएगा ना। तो वो तो सिंपल सी बात है, निर्धन रहेगा ही रहेगा, उसकी कंडीशन तो समाज में बेकार रहेगी, ठीक है। जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रियों की सामाजिक हैसियत काफी उच्च हुआ करती थी। भाई जब तुमने अपने आप को इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लिया समाज में, अपने आप को जो है तुमने इतना पावरफुल बना के दिखा रहे हो, तो समाज में तुम्हारी स्थिति रहेगी भाई, रूल भी तुम ही बना रहे हो, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाला सीन आपने कर दिया यहाँ पे। तो समाज में स्थिति तो आपकी रहेगी, उनकी तो नहीं रहेगी, ठीक है। और वेश्यों के पास भी अनेक कार्यों के विकल्प थे, जिसकी वजह से उन्हें सामाजिक स्थिति भी अक्सर बदलती रहती थी। वेश्यों के पास क्या थे, बहुत सारे विकल्प थे, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, व्यापार करना, किसका काम होता था, वेश्यों का होता था। उनके पास क्या थे, बहुत सारे काम के विकल्प थे, और कभी वो कुछ काम करते थे तो उनकी स्थिति बदल जाती थी। वो कैसे बदलती थी, ये देखो, यदि कोई वेश्य कार्य, कृषि कार्य करता था तो वह काफी गरीब हुआ, किसी से क्या होता है, इतनी आमदनी हो नहीं पाती है कृषि कार्य से। जबकि कोई वैश्य अगर व्यापार करेगा तो सिंपल सी बात है, व्यापार में और कृषि में जमीन आसमान का फर्क है, राइट। जो व्यापार से आमदनी होगी वो कृषि से इतनी मात्रा में नहीं हो पाएगी, व्यापार से क्या जल्दी हो जाएगी। तो व्यापार से जो भी व्यक्ति अपना कार्य शुरू करता था उसकी स्थिति क्या होती थी, समाज में सही होती थी, वो अमीर होता था। तो इस तरीके से क्या होता था, वेश्यों की जो स्थिति थी समाज में संपत्ति को लेकर, वो क्या थी, बदलती रहती थी, क्योंकि उनके पास काम के ज्यादा काफी जो है विकल्प थे। परंतु आगे चलकर इस व्यवस्था को बौद्धों द्वारा गलत बताया गया, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि व्यक्ति की संपत्ति पर अधिकार उसके जन्म के आधार पर। जो बौद्ध थे उन्होंने क्या करा, बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी थे उन्होंने क्या करा, इस व्यवस्था को नकारा कि भाई आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म ले रहा है वो उसके हिसाब से संपत्ति रखेगा। ऐसे तो भाई जो शूद्र है वो कभी संपत्ति रख ही नहीं पाएंगे, आप ही रख पाओगे, तो सरासर गलत है। क्या ब्राह्मणों के नियमों का पालन हर जगह समान रूप से नहीं होता था, इस बात का सत्यापन सिद्ध कीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से, सेकंड पार्ट से 4 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्या ब्राह्मणों के नियमों का हर जगह पालन समान रूप से नहीं होता था, इस बात को तो बहुत आराम से सिद्ध कर देंगे भाई, बहुत आराम से। ऑलरेडी मैं आपको बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ। दूसरा इस तरीके से पूछा जाता है, उन प्रमाणों का वर्णन करें जो यह बताते हैं, ठीक है, बताते हैं कि बंधुत्व एवं विवाह संबंधी ब्राह्मण नियमों का महाभारत के काल में सर्वत्र पालन नहीं होता था। मतलब आप ये बात कैसे सिद्ध कर पाओगे कि जो ब्राह्मण के नीति नियम थे भाई वो हर जगह एक समान रूप से फॉलो नहीं होते थे। भाई आराम से कर देंगे। ऑलरेडी हम पढ़ चुके कि राजा महाराजा जरूरी नहीं था कि वो क्षत्रिय हो। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं क्या था कि स्त्रियां भी संपत्ति का उपभोग करती थी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं विवाह जो होते थे जाति के बाहर भी होते थे, ठीक है। तो सारी चीजों के माध्यम से हम सिद्ध कर सकते हैं, बड़ा ईजी है भाई। तो अब कैसे सिद्ध करेंगे देख लो। इस तरीके से जो मैंने आंसर लिखा है इसको नोट डाउन कर लेना। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप लिख देना, फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये अपेक्षा की जाती थी कि वह विवाह के पश्चात अपने पति के गोत्र को अपनाए, परंतु सातवाहन रानियों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विवाह के पश्चात भी अपने पिता के गोत्र को ही बनाए रखा था। ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे ना, गोत्र के अंदर के एक ही जो गोत्र के व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे, आपस में विवाह नहीं करेंगे। और दूसरा क्या बताया गया था कि गोत्र के बाद क्या होगा,
अब जो स्त्री होती है उसके अपने पिता के गोत्र को हटाकर पति के गोत्र को लगाना था, लेकिन सातवाहन रानी ने ऐसा नहीं करा। विवाह के बाद भी उन्होंने अपने पति के गोत्र को लगा के रखा। ब्राह्मण नियमों के अनुसार तो केवल राजा क्षत्रिय ही हो सकते थे, परंतु कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से हुई थी, जैसे मौर्य शासक जिन्हें ब्राह्मण निम्न कुल का मानते थे, कहने को वो क्या थे, क्षत्रिय थे। ठीक है। और ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार जाति से बाहर जाकर भी विवाह किया जाता था। फिर भी हिडिंबा ने पांडव के पुत्र से शादी की और इस तरह सातवाहन शासक ने रुद्र नामक की पुत्री से जो था विवाह कर लिया था, जो क्या थे, एक बर्बर शासक थे। ठीक है। तो यहाँ से आप बातों को सिद्ध कर पा रहे होंगे, आई बिलीव। सेकंड पॉइंट क्या है, लिंग के आधार पर संपत्ति के अधिकार पुरुष के हाथों में ही थे, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में स्त्री भी होती संपत्ति का उपभोग करती थी, जैसे प्रभावती गुप्त ने करा था। भाई प्रभावती गुप्त इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है। धर्मशास्त्र एवं धर्मसूत्र में विवाह की 8 पद्धतियों का वर्णन किया गया था। ठीक है। परंतु समाज में लोगों ने केवल 4 पद्धतियों को ही उत्तम माना था, जबकि शेष का क्या था गाइस, विरोध किया गया था। तो यहाँ से आपको याद रखना है, जो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि समाज में जो था 8 प्रकार के विवाह बताए गए थे, लेकिन 4 को उत्तम मानते थे, 4 को हम नहीं मानते थे। तो इस तरीके से हम ये बात को सिद्ध कर पाते हैं कि ये जरूरी नहीं था कि समाज में जो ब्राह्मणों के नियम थे वो एक समान रूप से सभी जगह फॉलो किए जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में आता है। तो यहाँ से हमने सेकंड पार्ट के अंदर क्या देखा, यहाँ से हमने वर्ण व्यवस्था देखी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र देखी, कैसे उत्पत्ति हुई, क्या क्या कार्य थे, जाति देखी, चंडाल देखे, संपत्ति कौन रख सकता है कौन नहीं रख सकता, इसका निर्धारण किस तरीके से होता है ये देखा, लिंग के आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर। ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले बता दिए हैं। ठीक है। तो सेकंड पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पे गाइस कुछ बुरा लगा तो प्लीज माफी चाहूंगा। ठीक है। कोई पे डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे गाइस अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।